हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोग देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसा कि जानते हैं कि आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, चौथा नंबर का यह सब्जेक्ट होता है। आपके एग्जाम पेपर में भी यह चौथा पेपर होगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में 24 नंबर का वीडियो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, GNM सेकेंड ईयर। और आज जो है हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी जन्मजात रोग के बारे में। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग जन्मजात रोग वाले चैप्टर में ही देख रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जन्मजात रोग होते हैं, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो जो चीज़ जानना जरूरी है, जो जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सब हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग रिवीजन करते जाइए। और मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ कि जो भी लोग हैं, अगर मान गए, अब चूँकि 2-3 दिन अब भीड़ भाड़ वाले समय शुरू हो रहे हैं, मीन्स यूँ कहा जाए तो आप लोग के आसपास अब साउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा। आप लोग को अब घूमने के समय है, तो 2 दिन में अब ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। आज के बाद आपका जो 4 सब्जेक्ट हो ही गया इस सप्ताह में, 2 दिन आपके ऑब्जेक्टिव्स चलेंगे और एक आध दिन जो है आपके थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिएगा, घूमिएगा, मेला वेला का समय है, ठीक है ना, तो थोड़ा घूम भी लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है। माय डियर, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस से पहले आप ये समझ लीजिए कि पाइलोरी होता कहाँ पे है। माय डियर, जैसे ये मेरा एसोफेगस है, ऊपर का नली है, ठीक है। यहाँ से भोजन हमारे इस अमाशय में आता है, पेट में आता है, ठीक है। अब पेट में थोड़ा देर भोजन इधर से उधर होता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह भोजन में मिलता है, भोजन को और ज़्यादा लुगदी में बदल देता है और भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। और उसके बाद जब भोजन अस्थायी रूप से यहाँ पे पचने के बाद हल्का सा भोजन जब छोटी आंत की तरफ जाता है, क्योंकि पेट से लगा हुआ भाग छोटी आंत ही होता है, तो ये पेट का भोजन जो है हल्का पचने के बाद फिर से पूर्ण रूप से पचने के लिए जब छोटी आंत में जाता है, तो यही रास्ता होता है, ठीक है। यही रास्ता होता है जाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पाइलोरिक इंस्फिक्टर लगा होता है, ठीक है। पाइलोरिक इंस्फिक्टर का काम होता है, पाइलोरिक वाल्व इसको भी कहते हैं। इसका काम होता है कि भोजन जैसे स्टोमक से छोटी आंत की तरफ गया, तो भोजन फिर से छोटी आंत से वापस इधर ना आए, तो इसको रोकने के लिए यह हमारा पाइलोरिक इंस्फिक्टर काम करता है, जो कि एक मसल्स के रूप में होता है, मांसपेशी के होता है, ठीक है। यही होता है पाइलोरिक मसल्स। अब पाइलोरिक से ही कनेक्ट छोटी आंत का देख लीजिए, पेट का सबसे आखिरी जो बिंदु होता है वह पाइलोरिक वाल्व भी होता है, जो क्या करता है कि भोजन को वापस आने से रोकता है, ठीक है ना। वरना ये नहीं रोकेगा तो छोटी आंत का भोजन, अगर आंत जाम रहेगा इधर, तो ये भोजन पेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है यह रोकने का काम करता है, दरवाजे का। और पता है आप लोग का कि जब यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व जब इंड करता है, तो उसी के इंड के साथ शुरू होता है छोटी आंत का प्रथम भाग, जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत, फिर मध्यम होता है इसका, फिर होता है इलियम होता है लास्ट वाला, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से छोटी आंत कनेक्ट रहता है। तो छोटी आंत की हम बात करेंगे नहीं, हमें जो है बस यहाँ तक पाइलोरिक वाल्व का आज काम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए कि यह पेट है। पेट के लास्ट वाले पॉइंट पर एक इंस्फिक्टर, एक दरवाज़ा होता है, जो मसल्स का बना होता है, जो पाइलोरिक मसल्स होता है, जो इंस्फिक्टर के तरह काम करता है, मतलब खुलने और बंद होने का काम करता है। भोजन एक बार इधर चल जाता है तो ये बंद हो जाता है, वापस इधर नहीं आने देता है, ठीक है ना। तो यही जो है पाइलोरिक मसल्स होता है, जो कि स्टोमक के लास्ट वाले छोर पर और यहाँ से कनेक्ट आपके होते हैं छोटी आंत, समझ गए। यही पाइलोरिक वाल्व होता है। अब जो आज का हम प्रश्न देख रहे हैं, हम इसी पाइलोरी के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी पाइलोरी के ऊपर। अब होता है कि भोजन जैसे हमने पेट में आया, ठीक है ना, पेट में आने के बाद भोजन जब इधर जाने के प्रयास करता है, तो यह पाइलोरिक जो मसल्स होता है, पाइलोरिक वाल्व जो लगा है यहाँ पे, इसमें शिथिलन होने लगता है, इसमें एस्टोनिस होने लगता है, संकुचन होने लगता है। अब संकुचन होने से जो ये रास्ता है भोजन जाने का छोटी आंत की तरफ, धीरे 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 बंद होने लगता है, ठीक है। सिकुड़ने के कारण, इसमें संकुचन होने के कारण बंद होने लगता है। और यही पाइलोरिक मसल्स जब स्टेनोसिस हो जाता है, संकुचन हो जाता है,
तो भोजन जो है छोटी आंत की तरफ जाने में असमर्थ हो जाता है और भोजन जो है पेट में ही जमा होने लगता है, ठीक है। और फिर यह बैक मारता है कहाँ से, या फिर बैक भोजन जमा होकर बैक जो है आने लगता है आहार नाल में, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होता है, स्टेनोसिस होता है। मतलब पाइलोरिक वाल्व में, पाइलोरिक मसल्स में संकुचन होने लगता है। मतलब ये दोनों जो रास्ता है अपने बीच में, इसमें जो है सटने लगता है, ये रास्ता आपस में जो है मिलने लगता है, संकुचन होने लगता है आपस में, ठीक है ना। स्टेनोसिस होने लगता है, जिससे रास्ता जो है भोजन के लिए कम पड़ जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी को जो है हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे पाइलोरिक संकुचन, पाइलोरिक वाल्व, ठीक है ना। पाइलोरिक स्टेनोसिस अमाशय के पाइलोरिक मार्ग, लोअर इंड ऑफ स्टोन, वही चीज़ें मैंने बताया कि यह जो है पेट का सबसे लोअर निचला हिस्सा होता है और वहाँ पे इंड स्थान, मतलब यह जो है समाप्ति का भी छोर होता है पाइलोरिक मार्ग, ठीक है ना। का संकुचन, स्टेनोसिस, संकुचन वही स्टेनोसिस होना जो इस भाग के वृत्ताकार पेशियों की अतिवृद्धि, हाइपरट्रोफी के कारण होने वाला अवरोध है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा पाइलोरस है, ये पाइलोरिक चूँकि दोनों साइड से एक वृत्ताकार मसल से बना रहता है छोर पर, ठीक है ना। इस छोर पर इधर पेट है, ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे जैसे दोनों पास में आते जाता है तो इसमें रास्ता जो है कमते जाता है, इसमें कमते जाता है रास्ता, ठीक है। अब जैसे ही कमते जाता है तो इधर से भोजन जो है धीरे धीरे यह बंद हो जाएगा, तो भोजन इधर से इधर नहीं जा पाएगा और भोजन इधर ही जमा होने लगेगा। तो ही कहता है पाइलोरिक स्टेनोसिस अमाशय के पाइलोरिक मार्ग, पाइलोरिक मार्ग मतलब स्टोमिक के इंड और लोअर वाला, ठीक है ना, उसमें संकुचन स्टेनोसिस होता है। इस भाग की वृत्ताकार पेशियों की अतिवृद्धि के कारण यह स्टेनोसिस होता है। वृत्ताकार मार्ग मैं आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे देखिए, देख सकते हैं यही वाला वृत्ताकार है, ठीक है, यही वाला मार्ग है। इसमें अतिवृद्धि जब हो जाता है ना, इसमें जब अतिवृद्धि हो जाता है, इसमें जब अतिवृद्धि हो जाएगा तो यही दोनों आपस में क्या होता है, सटने लगता है, जिससे यह मार्ग बंद हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ इधर नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही वृत्ताकार मार्ग होता है जो कि पाइलोरस वाला होता है और इसमें इसके पेशी में, पाइलोरस के पेशी में अतिवृद्धि, हाइपरट्रोफी होने के कारण अवरोध हो जाता है मार्ग, जिससे जो है भोजन, पेट का, अमाशय का भोजन आंत में नहीं जा पाता है, ठीक है। आगे देखिए, इस संकुचन के कारण अमाशय का भोजन ठीक तरह से डेवडुनम में नहीं जा पाता है। डेवडुनम वही छोटी आंत का प्रथम भाग जो कि अमाशय के पाइलोरस से कनेक्ट होता है, तो वह डेवडुनम में नहीं जा पाता है। फलतः स्तनपान या भोजन के बाद शिशु के उल्टी हो जाता है। फलतः भोजन के बाद और शिशु के बाद उल्टी हो जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उल्टियाँ तीव्र वेग से बहिर्क्षेपीय प्रोजेक्टाइल रूप से बाहर आती है। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है किसका मुख्य लक्षण है, तो आप लोग देख लीजिए, पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य लक्षण प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में ये होता है कि भोजन वापस से जो है आहार नाल के मार्ग में आता है और वही मुंह के रास्ते से बाहर उल्टी के रूप में निकलता है। तो यही जो है रिफ्लेक्ट करता है, पीछे की तरफ धकेलता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ। तो यही प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है। समझ गए? क्या समझे आप? यही समझे कि यह पाइलोरिक है, ठीक है, पाइलोरिक वाल्व लगा हुआ है, यह एस्फिक्टर के काम करता है। भोजन को इधर जाने के बाद यह आपस में बंद हो जाता है। लेकिन होता यह है कि ये जो वृत्ताकार जो पेशी होता है, मसल्स होता है पाइलोरिक वाला, यह धीरे धीरे किसी न किसी कारण से क्या होता है कि इसमें वृद्धि हो जाता है। अब जैसे ही यह वृद्धि होता है तो दोनों आपस में जो है सटने लगता है बेचारा। सटने से ये मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। संकुचन जैसे ही ये मसल्स में होता है तो आपस में दोनों सटने लगता है, जिससे अमाशय का भोजन जो है आगे नहीं जा पाता है। आगे कहा जाए तो ड्यूडेनम में, जो कि छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, इसमें नहीं जा पाता है। समझ गए? और यही पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसके कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा तो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है जन्मजात वाला ही पूछेगा। चूँकि हम लोग जन्मजात में ही देख रहे हैं तो यह जन्मजात में ही पूछेगा, एक्स्ट्रा में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना।
तो जन्मजात वाला है, तो जन्मजात में कौन कौन से कारण होते हैं पहले आपके पता है कि भ्रूणीय विकास में कमी, ठीक है ना, अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ज़्यादा कारण होता नहीं, बस जो कारण मैं आपको एक बार बता दिया हूँ कि कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर में ये कारण हो सकता है, तो उस सब कारण को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कारण शुरू में ही बता दिए हैं। क्लिनिकल पिक्चर में इसका लक्षण में क्या क्या होंगे, सबसे प्रथम और इम्पोर्टेंट लक्षण होता है तीव्र वेग से उल्टियाँ होगा, पीछे की तरफ बैक मारेगा भोजन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा, ठीक है। पेट का ऊपरी भाग फूलना, डिस्टेंशन, पेट का ऊपरी भाग फूलने का मतलब है अब भोजन छोटी आंत की तरफ जाएगा ही नहीं, तो पेट तो हमारा कोई स्टोर करता नहीं है भोजन को, वह टेम्पोररी रूप से थोड़ा देर स्टोर करके रखता है, फिर भोजन को भेज देता है छोटी आंत की तरफ। लेकिन भोजन अगर आगे नहीं जा पाएगा तो वह भोजन सब, चाहे बच्चा स्तनपान करे, चाहे थोड़ा मोड़ा जो भी पोषण ले, तो सब तो सब पेट में ही जो है जमा रहेगा और धीरे धीरे पेट जो है फुलाने लगेगा जमा होते होते, ठीक है ना। यही चीज़ें होता है। निर्जलीकरण होगा, अब जानते हैं कि जब बच्चा को पेट फूलने लगेगा तो बच्चा खाना पीना छोड़ेगा, पानी नहीं पिएगा, ठीक है। और ऐसे में बच्चा को जो जल का अवशोषण है वह आंतों में कम जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम जो भी जल वगैरह पीते हैं वह जल हमारे पेट में नहीं रहता, वो सीधा जाता है हमारे आंतों में, और बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण का काम होता है, पता है। और वह जल हमारे बॉडी को मिलता है, टिश्यू ऊतक को मिलता है, कोशिका को मिलता है, जिससे हम शरीर में डिहाइड्रेशन से बचते हैं। तो जैसे ही अगर आंतों में भोजन नहीं जाएगा, या यूँ कहा जाए जो भी खाएगा पिएगा भोजन आगे नहीं जा पाएगा, तो जल का अवशोषण नहीं होगा, और जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है निर्जलीकरण होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कब्ज बनेगा, अब जब अंदर ही भोजन रहेगा आगे आंतों में नहीं जाएगा, पानी का अवशोषण नहीं होगा, तो कब्ज तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद है अल्पमूत्र, ओलीगुरिया, ओलीगुरिया मतलब मूत्र बहुत कम बनेगा। मूत्र कम क्यों बनेगा, क्योंकि जल का अवशोषण आंतों में नहीं हो रहा है, बंद हो गया। जब भोजन ही नहीं आ रहा है तो पानी भी नहीं आएगा और सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। शारीरिक भार में वृद्धि नहीं हो पाना, क्यों, क्योंकि भोजन व्यक्ति करेगा ही नहीं, एक बार दो बार करेगा पेट फूलने लगेगा, तो भोजन नहीं करेगा तो भार में कमी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कुपोषण हो जाएगा व्यक्ति को, भोजन भी धीरे धीरे छोड़ देगा, ठीक है। और पेट में अत्यधिक स्टोर होने के कारण आमाशय में शोथ, गैस्ट्राइटिस यानी गैस्ट्रिक, पेट का जो आंतरिक लेयर है म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, छाला वगैरह हो सकता है, घाव वगैरह, ठीक है। तो आमाशय गैस्ट्राइटिस शोथ भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है, लक्षण जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कारण में पहले बता चुके हैं, जन्मजात रोग के जो कारण है वही कारण सभी में लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लक्षण बता ही दिए। बाकी अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में चलिए निदान में बात करेगा, तो निदान के लिए, पेट के निदान के लिए क्या क्या होता है, USG होता है, CT स्कैन होगा, ठीक है, CBC का जांच कराएंगे, जो है इतिवृत्ति इतिहास लेंगे। तो तमाम निदान आप खुद से भी ले सकते हैं, निदान वही है, पेट के आसपास का प्रॉब्लम है तो आप जानते ही हैं। अब निदान हो गया तो उपचार क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट के लिए उल्टी को कम अंतर्ग्रहण के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन व इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को अंतःशिरीय द्रव द्वारा ठीक किया जाएगा। अब मान गए भोजन या जल जो भी या दूध स्तनपान जो भी बच्चा ले रहा है वह आंत में नहीं जा रहा है, पेट में ही रह जा रहा है, तो वहाँ पे जल का जो ऑब्जर्प्शन है, अंतर्ग्रहण है, कम जाएगा आंतों में, जिससे बॉडी को तरल नहीं मिलेगा और फिर डिहाइड्रेशन होगा। तो इसको कम करने के लिए IV मार्ग से जो है इंट्रावेन के माध्यम से तरल देते हैं, ताकि बॉडी में जो है तरल बना रहे, ठीक है। तो ये तरल से ठीक करने के लिए, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए पहला, ठीक है। दूसरा है शैल क्रिया द्वारा, इसमें वृत्ताकार पेशी का इस प्रकार छिद्र करते हैं जिससे रास्ता चौड़ा हो जाता है। अब जो दोनों साइड से जो वृत्ताकार पेशी देखे हैं ना, इसमें इस प्रकार से छिद्र किया जाता है सर्जरी करके कि रास्ता जो है चौड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब रास्ता फैल जाए। शैल क्रिया का परिणाम मिलने पर बालक को 48 घंटे के दौरान छुट्टी दी जा सकती है। इस सर्जरी को फ्रेडरेट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ,
पाइलोरोमायोटोमी के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। कहेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है बताइए, पाइलोरिक संकुचन क्या है बताइए, कारण लिखिए, लक्षण लिखिए और इसके सर्जरी पाइलोरोमायोटोमी के लिए नर्सिंग प्रबंध सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद लिखिए, ऐसे पूछेगा 10 नंबर में। ठीक है, या पूछेगा कि जन्मजात पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है बताएं, इसके कारण लक्षण लिखे और इसके उपचार लिखे, और उपचार में सर्जरी प्रबंध में सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद नर्सिंग प्रबंध लिखे। तो इतना याद रखिएगा। उपचार में इसमें दवाई संभव, दवाई ठीक करेगा नहीं, तो हम इसको द्रव संतुलन को पहले ठीक करेंगे बॉडी में तरल देकर आईवी मार्ग से। अब जब ये दे देंगे तो अब जो डॉक्टर होंगे वह सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं कि जो पाइलोरिक वाल्व है, वृत्ताकार जो पेशी है, उसमें एक होल करते हैं, छिद्र करते हैं, और छिद्र के द्वारा जो है रास्ता को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं। रास्ता चौड़ा हो भी जाता है, ठीक है, और चौड़ा होने के, ठीक है ना, शल्य क्रिया सर्जरी होने के कितने 48 घंटे के दौरान छुट्टी, यानी जो है आप लोग समझिए 2 दिनों के बाद छुट्टी दी जा सकती है। इस सर्जरी को पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी कहते हैं। ठीक है, याद रखने को है। अब इस सर्जरी में जो है आपको नर्सिंग प्रबंध लिखना होगा सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान। अब ये सब चीज़ें मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ कि सर्जरी से पहले नर्सिंग प्रबंध क्या होगा, सर्जरी से बाद नर्सिंग प्रबंध क्या होगा, सर्जरी के दौरान नर्सिंग प्रबंध क्या होगा। ठीक है, आपको लिखना है। नहीं लिखिएगा 5 नंबर कट जाएगा, क्योंकि सर्जिकल प्रबंध में नर्सिंग के लिए प्रबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीधा 10 में से 5 काट लेगा। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना भी, या 4-5 पॉइंटें सर्जरी से पहले का चुनिए कि क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, 4 पॉइंट ये बनाइए। सर्जरी के दौरान को ऐसे ही लिख दीजिए 7-8 पॉइंटें, बस हो गया। और फिर से 4 से 5 पॉइंट सर्जरी के बाद बनाइए और उसमें चीज़ों को लिखिए। ठीक है ना, तो ये लिखने की अच्छी तरीका है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए, ये हो गया समापत प्रश्न यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप इसको इंग्लिश में अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, टोटल इंग्लिश में मैंने दे रखा है। ठीक है, अब प्रश्न आता है दूसरा प्रश्न, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलवाद से क्या समझते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में प्रश्न आपसे पूछेगा डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलवाद के बारे में समझाएं। ठीक है, चलिए समझा देते हैं। कहता है डाउन सिंड्रोम के बारे में बता दियो, डाउन सिंड्रोम होते क्या हैं माय डियर। चलिए डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है ना, सबसे पहले ये चीज़ समझिए, डाउन सिंड्रोम को दूसरी भाषा में मंगोलवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाउन सिंड्रोम के जगह पर मंगोलवाद दे दे तो मत समझिएगा कि गड़बड़ दे दिया है। ठीक है ना, चलिए, डाउन सिंड्रोम शिशुओं में पाए जाने वाला एक गुणसूत्रीय असमानता है। सबसे पहले ये याद रखिए कि डाउन सिंड्रोम भी जन्मजात रोग हो सकता है। ठीक है ना, और यह जो होता है यह आपके एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होता है, मतलब गुणसूत्रीय असमानता होता है। नॉर्मल बच्चे से अलग यह बच्चा हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी गड़बड़ी होता है। ठीक है, मान गए 1000 अगर जीवित बच्चा जन्म लेता है तो उसमें से एक बच्चा जो है वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित मिल सकता है। बहुत रेयर केस में मिलता है, समझिए ना, 1000 पर एक बच्चा, 1000 जीवित बच्चा में से कहीं एक बच्चा जो है मिल जाएगा वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित, बाकी 999 आपको ठीक ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इतना पाया जाता है। इसमें ऑटोसोम के 21वें जोड़े के स्थान पर 3 गुणसूत्र होते हैं। अब आपको इसको समझने के लिए एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है तो आप लोग को पता है कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, 23 जोड़ा पाया जाता है। कितना? 23 जोड़ा पाया। जोड़ा के मतलब क्या होता है? 2 आदमी मिल के एक जोड़ा बनाता है। ठीक है ना, 2 आदमी मिल के एक जोड़ा बनाता है। ठीक है ना, तो 2 आदमी जब मिल के एक जोड़ा बना लिया, यह एक हो गया एक जोड़ा, तो कहता है कि इसी प्रकार से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, चौथा जोड़ा, 5वां जोड़ा, 6ठा जोड़ा, 7वां जोड़ा, 8वां जोड़ा, 9वां जोड़ा, 10वां जोड़ा, ऐसे ही कर कर के कुल 23 जोड़े में यह गुणसूत्र होता है। लेकिन जो 21वां जो जोड़ा होता है, जो यहाँ पे 2 और 21वें नंबर के जो जोड़ा होता है, इस 21वें नंबर के जोड़ा में एक गुणसूत्र जो होता है ना, वह
अलग से ऐड हो जाता है। तो जो दो गुणसूत्र इस जोड़े में होनी चाहिए, यहाँ पे ऐड होकर 3 गुणसूत्र जो है हो जाते हैं। ठीक है, कितने? 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और यह 21वें नंबर के जोड़ा में गड़बड़ी होता है और एक बढ़ जाता है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, याद रखने को। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे कहा गया है कि डाउन सिंड्रोम शिशु में पाए जाने वाला एक गुणसूत्रीय असमानता है जो प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों पर यह एक रोग पाया जाता है। ठीक है ना। इसमें ऑटोसोम 21वें जोड़े 21वें पेयर के स्थान पर 2 के जगह पर 3 जो है हो जाता है। ठीक है, यानी 1 बढ़ जाता है। अतः इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या घटती है या बढ़ती है, तो बढ़ती है, 2 के जगह पर 3 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ओके, आगे चलिए। लक्षण अब इसमें मान गए कोई बच्चा अगर डाउन सिंड्रोम वाला जन्म ले लिया तो क्या क्या लक्षण होगा, चलिए लक्षण को देखते हैं। पहला है गोल व छोटा सिर। ऐसे बच्चे आप लोग देखते होइएगा जिसका सिर गोला हो जाता है और छोटा हो जाता है सामान्य से, तो यह कारण बनता है डाउन सिंड्रोम का। दांतों का देर से निकलना, जिस बच्चे में दांत देरी से निकलता है उसमें भी यह कारण हो सकता है। गर्दन की त्वचा लटकी हुई, अब जो गर्दन की त्वचा है झुर्रीदार लटका हुआ रहेगा। ठीक है ना। छोटी व चपटी नाक, अब ऐसे बालक में देखते होइएगा नाक जो है चपटी रहता है और छोटी सी रहता है। ठीक है ना। ऊंचा व संकरा तालू, जो अंदर से जो पैलेट है, जो तालू है, वह संकरा चौड़ा रहेगा। ठीक है। छोटे व चौड़े हाथ, हाथ पैर जो होगा छोटे छोटे लेकिन चौड़ा चौड़ा होगा। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि कोई कोई जोकर टाइप से एकदम छोटे छोटे हो जाता है, उसका साइज हाइट कुछ नहीं बढ़ता है और सिर कभी कभी एकदम बड़ा कभी कभी छोटा रहेगा, तो वह जो है डाउन सिंड्रोम से ही पीड़ित होता है। ठीक है ना। पेशीय दुर्बलता, उसका मस्कुलर जो है मस्कुलर एट्रोफी होता है, दुर्बलता होता है। ठीक है ना। शिशु का आकार, शिश्न का आकार छोटा होना, अब ऐसे जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उसका जो पेनिस का आकार होता है छोटा होता है। क्रिप्टोकिडिज्म होता है और हाइपोटोनिया होता है। ठीक है ना। तो ये सब जो है लक्षण जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित में पाया जाता है, जो कि आप लोग अपने आसपास भी देखते होइएगा कि कुछ ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं जिसका सिर छोटा, गोला या बड़ा हो जाता है सामान्य से। ठीक है ना। दांत उसका देरी से निकलेगा। गर्दन का जो त्वचा है वह ढीला लटकी हुई रहेगा। ठीक है ना। नाक जो होगा उसका फ्लैट चपटा हुआ छोटी नाक रहेगा। ठीक है ना। ऊंचा व संकरा, तालू अंदर से ऊंचा रहेगा और संकरा रहेगा। ठीक है, फ्लैट रहेगा। छोटे व चौड़े हाथ, हाथ पैर छोटे छोटे लेकिन चौड़ा रहेगा। पेशीय दुर्बलता, ठीक है, शिश्न का आकार छोटा होना। ठीक है ना। क्रिप्टोकिडिज्म हो सकता है, हाइपोटोनिया हो सकता है, आवाज़ में तुतलापन आ सकता है। तो ये सब जो है आपको डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने के बाद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। प्रबंध में देखिए, प्रबंध में अब मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाएगा। अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो उसका हम लोग क्या करेंगे प्रबंध में। डाउन सिंड्रोम का कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन जटिलताओं का लाक्षणिक प्रबंध किया जाता है। माय डियर, अगर कोई डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके लिए कोई उपचार नहीं है। अगर उसका हाथ पैर छोटे छोटे चौड़ा चौड़ा हो जाए, नाक चपटा हो जाए, शिश्न पेनिस अगर छोटा हो जाए, तो उसके लिए इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है। लेकिन जटिलता, अगर उससे संबंधित कोई अन्य बीमारी हो तो उसको रोकथाम उपचार किया जा सकता है। ठीक है ना। सिम्टोमेटिक जो इलाज होता है वो हो सकता है। ठीक है। यदि कोई जन्मजात विकार हो तो शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जाता है। अगर कोई कॉन्जेंटल डिसऑर्डर हो तो उसे सर्जरी करके ठीक किया जाता है, जैसे हाथ पैर अगर मुड़ गया हो, ठीक है ना, मुंह दांत कट गया हो ये इसके प्रॉब्लम के कारण। ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम के कारण अगर होठ कट गया हो, तालू कट गया हो, हाथ पैर मुड़ गया हो, तो इस सब के सर्जरी से ठीक किया जाता है, जो कि एक सहायक लक्षण है। संक्रमण की स्थिति में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। कौशल में सुधार हेतु स्पीच थेरेपी दिया जाता है। अगर बच्चा सही से तुतला रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी दी जाती है। पेशी कंकाल तंत्रीय विकार के लिए फिजियोथेरेपी कहते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम के बच्चे को मस्कुलर, ठीक है ना, स्केलेटल अगर डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब पेशीय कंकाल अगर विकार है, तो फिजियोथेरेपी कराया जाता है। ठीक है। एंड 5वां में है बच्चों की देखभाल व पालन के लिए माता पिता को विशेष स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है कि कैसे जो है
एक डाउन सिंड्रोम पीड़ित बच्चे को देखभाल करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी समाप्त हो गया। कोई ज़्यादा प्रश्न बड़ा था नहीं, 5 नंबर में आपसे पूछेगा, आप लोग इसको जो है बता दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टोटल यहाँ पे देख लीजिए। टोटल यहाँ पे ऊपर जो भी क्रोमोसोमल वाला देखे हैं, टोटल इंग्लिश नीचे में दिए गए हैं, तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि जन्मजात मुग्दरपार किसे कहते हैं, इसके कारण, लक्षण, उपचार को लिखना है। इसी को हम लोग कॉन्जेंटल क्लब फुट या टेलिपस कहते हैं। ठीक है, कॉन्जेंटल क्लब फुट या इसी को टेलिपस कहते हैं। ठीक है, क्लब फुट याद रखिएगा, मुग्दरपाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पे कहता है माय डियर, यहाँ पे कहता है कि मुग्दरपाद जनपादित विकृति पैर क्लब फुट क्या है बताइए। तो माय डियर, क्लब फुट जो होता है देख लीजिए इसी प्रकार से, यह नॉर्मल पैर है, जबकि क्लब फुट वाला होगा या टेलिपस होगा तो उसके टखना से या पाँव से जो है मुड़ जाता है। देख सकते हैं मुड़ गया हुआ है ना, तो यह मुड़े के ऐसा नहीं है कि इसी साइड से मुड़ा होगा, हल्का भी मुड़ा हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है टखना से ही मुड़ जाए। तो यही चीज़ें हैं, यह एक जन्मजात विकृति है जिसमें शिशु का टखना या पाँव समान आकृति से भिन्न एवं मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड हुआ होता है। ठीक है, तो समझ गए, यही होता है। यह एक जन्मजात रोग है जो शिशु के टखना या पाँव समान आकृति से भिन्न होता है और मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, या भिन्न होता है। ठीक है, यही क्लब फुट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसके कारण आप लोग को पता है जन्मजात रोग के क्या कारण होंगे, आनुवांशिक कारण होंगे, गर्भाशय वातावरण कारण हो सकता है। ठीक है, विकारजन कारक, टेरोटेजेंस कारण हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ कारण नहीं है, बस जन्मजात रोग के जो कारण है वही सब लिखिएगा। ये सब जन्मजात रोग का एक ही कारण होता है। लक्षण क्या क्या होंगे। अब माय डियर, लक्षण में टखना व एड़ी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होगी। जिस प्रकार से ऊपर आप लोग देखे हैं ना कि ऐसे पैर है तो ऐसे मुड़ा हुआ, तो ऐसे ही यह मुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, अगर आगे का जो 4 फुट है, आगे का जो पंजा है वह ऊपर पार्श्व में उठा हुआ व मुड़ा हुआ होगा। अब ये जो है आगे का जो पंजा होगा ऊपर भी उठा हुआ हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, लक्षण में ये भी होगा, चलने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, बच्चा को बैलेंस बनाने में संतुलन नहीं बन पाएगा। तो ये सब लक्षण में आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए। पीड़ित बच्चे चल नहीं पाएंगे, बच्चा पैर के बाहरी किनारे पर भार डालता है, मतलब जो भाग जमीन से लगा रहता है सीधा उस पर भार डाल देता है। ठीक है ना, बच्चा चल नहीं पाता है, जीवन जो है असंतुलन होने लगता है। ठीक है ना, ये सारे लक्षण होने लगेंगे। लक्षण में आप अपने मन से जो भी चीज़ें हो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बीमारी, बाहर नहीं, बीमारी से बाहर नहीं। ठीक है, लेकिन कारण जो कॉन्जेंटल का कारण होता है वही सब लिखिएगा। प्रबंध में सीरियल कास्टिंग चढ़ाया जाता है, जिसमें प्लास्टर कास्ट चढ़ाकर सीधा करके प्लास्टर कास्ट चढ़ाया जाता है, जो हड्डी टूटने उठने पर किया जाता है ना, तो उसी प्रकार से यह सीरियल कास्ट चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सर्जरी करके भी ठीक किया जाता है। और कुछ ऐसे जूते भी आते हैं जिसके लगाने से यह सीधा होता है। मान गए 100% मामला में सही नहीं होगा, 50% तो सुधार होगा, 80% तो सुधार होगा, जीवन में थोड़ा सा तो बैलेंस बनेगा ना। तो ये चीज़ है, प्रबंध ये सब होता है। अब सीरियल कास्ट क्या होता है आप यहाँ पे देख लीजिए। नवजात में ही बार बार प्लास्ट कास्ट लगाए जाते हैं, जो शुरू में प्रति सप्ताह बदले जाते हैं, फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाते जाते हैं। प्लास्टर का धीरे धीरे मीडियल साइड की खींची हुई पेशियों और टेंडन्स को खींचकर बढ़ा करता है व पार्श्व ढीली संरचनाओं को मजबूत व तैन बनाता है। अब प्लास्टर कास्ट चढ़ाने से होता यह है कि जो भाग मुड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे हल्का, पहले थोड़ा सा सीधा करके प्लास्टर कास्ट चढ़ाया जाता है, फिर उसको कुछ सप्ताह रखा, फिर हटा दिया, फिर उसको हल्का सीधा करके फिर प्लास्टर काट चढ़ाया जाता है। मतलब ऐसे ही कंटिन्यू कुछ सप्ताह तक, प्रति सप्ताह जो है नवजात में नया जन्म लेने पर बच्चा को अगर टेढ़ा लगे तो यह प्लास्टर काट चढ़ाकर प्रति सप्ताह बदला जाता है। धीरे धीरे आगे चल के इसके अवधि को बढ़ाया जाता है। ठीक है, जिससे जो पेशियाँ होता है और जो टेंडन्स होता है वह मजबूत होता है। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद मध्यम दर्जे के विकार 6 से 8 महीने में ठीक हो जाते हैं। तत्पश्चात विशेष डिजाइन के जूते जो है क्या करते हैं, पहनाए जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुड़ चुका है,
और ख़तरनाक तरीके से, तो फिर उसको प्रॉब्लम है कि वह ठीक हो पाएगा। लेकिन अगर किसी को मध्यम दर्जे का अगर समस्या हल्का मुड़ा हुआ है तो वह 6 से 8 महीने में ठीक हो जाता है। और उसके लिए प्लास्टर काट चढ़ाने के बाद कुछ विशेष प्रकार के जूते दिए जाते हैं जो इसी के लिए, टाइलिपस के लिए या क्लब फुट के लिए ही आते हैं। माता पिता को प्लास्टर कास्ट की देखभाल व सूजन, जलन, नीलापन संबंधी शिक्षा प्रदान करते रहनी चाहिए। ठीक है। बच्चे को उठाने व देखभाल की तकनीक और सुरक्षा से संबंधित निर्देश भी देनी चाहिए कि बच्चा को कैसे उठाना है, उसके पैर को कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है शैल क्रिया। बड़े बच्चों एवं गंभीर विकार जिनमें शैल क्रिया के बिना सुधार संभव नहीं होता है, उनमें ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सर्जरी की जाती है। अब जो बच्चा बड़ा हो जाता है और जिसमें गंभीर यह समस्या हो सकता है तो उसके लिए सर्जरी के बिना संभव नहीं है, तो फिर सर्जरी करके ऑर्थोपेडिक सर्जन इसे करेक्ट करते हैं करेक्टिव सर्जरी के द्वारा। ठीक है। कुछ जूते आते हैं जो जूते इसको ठीक करते हैं। ये जूते विकृतियाँ, डिफॉर्मिटी के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन्हें एक निश्चित समय अवधि के बाद क्रमिक रूप से बदला जाता है। ठीक है। अब ये जूता क्या करता है, आप लोग देखते भी होइएगा कि जो टेढ़ा पैर वाला होता है उसको एक जूता दिया जाता है। ये जूता विशेष रूप से उसी के लिए बनाया जाता है। ठीक है। और यह जूता जैसे जैसे पैर धीरे धीरे सीधा होते जाता है वैसे वैसे जूता को भी बदला जाता है। ठीक है। तो यह जूता भी काम करता है सही करने में। तो इस प्रकार से हम लोग क्लब फुट भी देख लिए। टोटल यहाँ पे इंग्लिश नीचे दिया गया है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोग समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों प्रश्न मैंने करा दिया और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।